हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 6 दुमका चौकीदार बहाली के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो आपके साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, उससे पहले भी एक पेपर मैंने करा चुका हूँ जिसका ऊपर थंबनेल में आप देखेंगे सैंपल पेपर लिखा होगा, वो था आधा क्वेश्चन और इसमें है आधा क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, आपके पॉलिटी से भी हैं और आपके मैथ से भी हैं, तो मैं सारे कवर आज करा दूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 6 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहला ही प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास जे.आर. फुले, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ई.वी. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो कौन संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि भारत की संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन बी अस्थायी नागरिकता, ऑप्शन सी एकल नागरिकता और ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता चलता है। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होती है। ठीक है, कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एकल नागरिकता यानी कि एक टाइम में एक ही देश के आप नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइम पे एक ही देश के नागरिक बन सकते हैं। और दोहरी नागरिकता जो है ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को दो देशों की नागरिकता मिल जाती है आराम से अमेरिका पे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरी नागरिकता अमेरिका में मिलता है, यानी कि एक टाइम पे दो देशों की नागरिकता उसके पास रहता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3। दुमका जिले किससे अलग होकर बना है। दुमका जिला जो है यह किससे अलग होकर बना है। तो ऑप्शन है आपके पास साहेबगंज, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका और ऑप्शन डी देवघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर से अलग होकर दुमका को बनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। और इसका एज कितना रखा गया है, तो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये मिलता है। याद रखिएगा, जामताड़ा में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस आयु के वर्ग को मिलती है। ठीक है, किस आयु वर्ग को मिलती है, तो याद रखिएगा 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को, और ये झारखंड में संचालित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल दुमका जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मोती झरना, ऑप्शन बी त्रिकुट पहाड़, ऑप्शन सी मसांजोर बांध और ऑप्शन डी नंदन पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मसांजोर बांध हमारे दुमका के पर्यटन स्थल के रूप में आते हैं। मोती झरना आपको पता है ये साहिबगंज में है। आपको पता है मोती झरना कहाँ है, तो याद रखिएगा ये साहिबगंज में है। ठीक है, और ये त्रिकुट और ये नंदन पहाड़ आपका कहाँ है, याद रखिएगा ये देवघर पे है। ठीक है, कहाँ पे है, देवघर पे है त्रिकुट और नंदन पहाड़। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। साहेबगंज गंगा पुल साहेबगंज शहर को किस जिला से सीधा जोड़ेगा। ठीक है, साहेबगंज गंगा पुल साहेबगंज शहर को किस जिला से सीधा जोड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी गोड्डा और ऑप्शन डी
बांका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार से डायरेक्ट साहिबगंज को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, गंगा पुल के माध्यम से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू झारखंड के किस प्रखंड से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास तालझारी, ऑप्शन बी बोरियो, ऑप्शन सी बरहेट और ऑप्शन डी मंडरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरियो प्रखंड से संबंधित है, जो आपका कहाँ पे है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, याद रखिएगा साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के बोरियो प्रखंड पे ये आते हैं सिद्धू कान्हू, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि दुमका रेलवे स्टेशन किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है? दुमका जो रेलवे स्टेशन है ये किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास दानापुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी आसनसोल, ऑप्शन डी मालदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल मंडल के अंतर्गत दुमका रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था जिनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजमहल थी, जिनकी राजधानी राजमहल थी। किसे बनाया गया? तो ऑप्शन है मोहम्मद अजीम, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा मान सिंह को बनाया गया था बंगाल का सूबेदार, जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजमहल थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 आपको बताते हैं कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका 3 एक जैसा और एक अलग है, उसको छांटना। ये प्रश्न रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग का है। तो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। देखिए अल्फ़ाबेट जानते हैं आप, अल्फ़ाबेट टोटल कितना होता है? 26 होता है, ए से लेकर जेड तक। अगर हम लोग इसको लिखें तो जैसे ए बी सी डी ई इस तरह लिखेंगे तो इसको क्रम वाइज लिखना है। इसका मान 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 5, ठीक है। और इसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा? तो एक में क्या जोड़े कि 27 हो जाए? तो याद रखिएगा 26, 26 और एक 27, 26 जो होता है वो जेड का होता है, यानी कि ए का जो अपोजिट लेटर है वो क्या हो जाएगा? जेड। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा? तो इसमें 25 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई। तो इस तरह करके आपको इसमें छांटना है, ठीक है। चलिए मैं आपको छांट के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन ए में दिया है DWHS, DWH और S। देखिए डी का होता है 4 और इसका होता है 23, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाता है 27, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। उसी तरह ये होता है 8, ये होता है 19, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये भी होते हैं 27, यानी कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कहता है कि बी वाई डी और डब्लू। देखिए बी का मान होता है 2, इसका होता है 25, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 27, तो यानी कि ये दोनों भी अपोजिट है। इसका होता है 4, इसका होता है 23, 23 और 4 27, ये दोनों भी अपोजिट है, यानी कि ये ए और बी सेम फॉलो किया। अब चलिए डी चेक कर लेते हैं। डी होता है ई भी जे और क्यू। इसका ई का मान होता है 5, भी का मान होता है 22, 22 और 5 हो गया 27, यानी कि ये दोनों अपोजिट है। इसका होता है 10 और इसका होता है 17, क्यू का 17 और 10 27, यानी कि ये दोनों भी अपोजिट है, यानी कि ए बी और सी डी, सॉरी ए बी और डी आपका सेम है। और देखिए आपको सी दिखाते हैं, चेक करें। सी होता है आपका सी डब्ल्यू एफ और एस। सी का होता है 3 और ये होता है 23, 3 और 23 और 3 हो गया आपका 26, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? एक्स होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असंगत को छांटना, जो अलग है उसको छांटना, तो ऑप्शन सी आपका हो गया अलग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CWFS, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को एक एक्स्ट्रा क्लास रीजनिंग का सिर्फ कंसेप्ट बता दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप रीजनिंग और मैथ के कंसेप्ट सीखना चाहेंगे? तो आपको एक्स्ट्रा से 2-3 क्लास करा दिया जाएगा रीजनिंग और मैथ का एक्स्ट्रा से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 11, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि 2, 2 के बाद आया 10, 10 के बाद आया 26, ठीक है, 26 के बाद आ गया आपका 50, तो 50 के बाद क्या आएगा? सो रुकिए इसको छोटा छोटा लिखते हैं जरा। देखिए 2, 2 के बाद आया 10, 10 के बाद आया आपका 26, 26 के बाद आया 50, तो अगला
क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 से जब आगे 10 हुआ तो 8 इसमें जोड़ा गया है 2 में, ठीक है। फिर 10 से जब 26 हुआ तो इसमें जोड़ा गया है 16। 26 से जब 50 हुआ तो इसमें देखिएगा जोड़ा गया है 24। तो यानी कि 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। जब 8 का यहाँ जोड़ेंगे तो 8 चौक होना चाहिए 32। तो जब आप 32 जोड़ेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। और 82 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी प्रश्न देख सकते हैं क्या है, एंगल को लिखा गया BOHFM। तो उसी तरह SAVAG के लिए बनने वाले कॉर्ड में तीसरा अक्षर क्या होगा। तो तीसरा अक्षर आपको बताना। देखिए हम पहले इसको समझा देते हैं कैसे इसको कोडिंग किया गया है, ANGLE, ठीक है। देखिए यहाँ B है, फिर O है, फिर H है, फिर F है, और फिर आपका क्या है, M है। देखिए A के बाद आता है B, N के बाद आता है O, G के बाद आता है H, और L के बाद आता है M, और E के बाद आता है F। तो इसको इस रूप में कोडिंग किया गया। ठीक उसी तरह हमको इसको कोडिंग करना है, किसको, SAVAG को, SAVAG को कोडिंग करना है। तो S के बाद आएगा T, A के बाद आएगा B, और V के बाद आएगा W, और A का यहाँ हो जाएगा क्रॉस B, और G का हो जाएगा S। यानी कि इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा TBWHB। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि कोड तीसरा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा अक्षर क्या आपका W। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प का सार्थक क्रम दर्शाता है। 1 है सब्जी, 2 है बाजार, 3 है काटना, 4 है पकाना, 5 है भोजन यानी कि खाना। तो सबसे पहले इन सबों में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप तो खाएंगे नहीं, आपको पकाएंगे भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बाजार जाना होगा। बाजार जाके फिर आप क्या कीजिएगा, सब्जी लाइएगा, यानी कि पहला क्रम 2 हो जाएगा। बाजार जाके आप सब्जी लाइएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। फिर सब्जी को काटिएगा यानी कि 3 हो जाएगा। काटने के बाद फिर आप उसको पकाइएगा यानी कि 4 हो जाएगा। और पकाने के बाद ना आप खाइएगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि 2, 1, 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2, 1, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ एक प्रश्न रीजनिंग का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे SSC का हो। ये भी यहाँ भी पूछा गया सेम। कहता है कि A C का पुत्र है, और C और Q बहन है, Z Q की माँ है, तथा P Z का पुत्र है। तो कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए हम इसको आपको जनरेशन गैप के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। महिला, जितनी भी महिला है उनको हम एक सर्कल में बंद करेंगे, और जितने भी पुरुष हैं हम उनको एक ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए ए जो है वह सी का पुत्र है, तो सी को हम लोग रखेंगे ऊपर और ए के रखेंगे नीचे। क्यों, क्योंकि सी का पुत्र है तो सी नीचे, ए नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया। अब देखिए इन दोनों का नहीं बताया गया कि ये महिला है कि पुरुष है, ठीक है। तो सी, ए जो है वो सी का पुत्र है, तो ए के बारे में बताइए, पुत्र है तो ये लड़का है, तो लड़का को हम लोग ट्रायंगल में रखेंगे, त्रिभुज में। और सी और क्यू क्या बहन है, तो सी भी बहन है, और जो क्यू है ये भी इन दोनों आपस में, ये दोनों बहन है, एक साथ रख दिए दोनों को। अब जेड जो है क्यू की माँ है, तो जेड को रख दीजिए ऊपर, इसको भी कर दीजिए सर्कल में बंद, क्योंकि ये महिला है, ठीक है। अब आगे देखिए पी जो है ये जेड का पुत्र है, तो जेड का क्या है, ये पुत्र है, तो जेड को कर दीजिए आप ट्रायंगल में बंद। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा विकल्प सत्य है। कहता है कि पी और क्यू कजिन है। देखिए कजिन उसको बोलेंगे जैसे आप खुद हो गए और आपका कोई मामा का बेटा हो गया, वो आप, तो आप और आपका मामा का बेटा क्या हो गया, आपस में कजिन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पी और क्यू, तो ये तो आपस में अपने ही भाई बहन है, तो इसलिए विकल्प ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। अब देखिए बी क्या कहता है कि पी जो है वह ए का मामा है। देखिए सी का अगर बेटा ये है, और तो क्यू मौसी हो जाएगी, और ए जो हो जाएगा ये पी जो होगा वो ए का मामा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्यू ए का नाना है, क्यू ए की क्या है, मौसी है, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी, सी और पी बहन है, सी और पी बहन नहीं है, सी बहन है और पी भाई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी जो है वो ए का मामा है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोग को रीजनिंग पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं एक्स्ट्रा क्लास 1-2 क्लास ले लूँगा रीजनिंग का, सिर्फ कंसेप्ट्स बता दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
कि शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस अमोनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है आपके पास राम बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ही प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 17 कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी अखबारी कागज। तो नेपा नगर जो जाना जाता है ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, और नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिएगा इनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप लोग को याद रखना राष्ट्रपति करते हैं, और इनका ना ही तो निर्वाचन होता है, ना ही मनोनीत होता है, ना ही चयनित होता है प्रधानमंत्री, ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 19 की भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान था ये आपका देखिए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को और 30 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगर पूछ दे कि अपनाया कब गया था, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिएगा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था संविधान को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसका अवधि कितना दिया गया, समय अवधि कितना दिया जाता है गाने के लिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए जरूर। ठीक है, चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। चलिए प्रश्न संख्या 21, ये लास्ट सॉरी दो प्रश्न और हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है पाइका, फगुआ, डोमकच और भादुड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइका। पाइका क्या है कि युद्ध नृत्य है। ठीक है, जो आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है, पाइका को एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के वीडियो का। ठीक है, खो खो खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9, ऑप्शन डी है 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, टोटल नामांकित जो होते हैं वो 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन 12 में से 9 गो आपका मैदान में खेलते हैं। याद रखिएगा 9 गो मैदान में खेलते हैं और 3 गो आपका एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, 9 गो मैदान में खेलते हैं और 3 एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर कि आज आपने